नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे इस लेक्चर में। और यह पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और यह देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी RO एग्जाम 2023 के लिए अति उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कहा सही हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें BPSC पीटी एग्जाम 2025 MPSC JPSC UPPSC RPSC साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए SSC परीक्षाओं के लिए UPSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट एग्जाम के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत TST PGT इत्यादि यानी विषय वाइज भारतीय इतिहास के लिए अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित इस लेक्चर को देखते हैं जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित ये लेक्चर है। तो इसके अंतर्गत इसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं, इसके इंडेक्स को देख लेते हैं एक नज़र। तो इसमें देखिए प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखें तो जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आधुनिक भारत हम देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिखाए गए हैं सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर देखें तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय पर आधारित है। तो इसके 4 महत्वपूर्ण लेक्चर अपलोड कर दिए गए इस चैनल पर। आज इससे आगे देखते हैं इस लेक्चर को, गवर्नर जनरल और वायसराय को। तो इसके अंतर्गत देखें तो यह ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल पर जो 4 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए गए हैं उस पर पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को देखते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि प्लासी के युद्ध के समय यानी प्लासी के युद्ध के बाद ये सारी घटनाएं शुरू होती हैं। तो प्लासी के युद्ध यानी 1757 यानी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोटेड है इसमें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, यही क्लाइव बना था। इसका 2 कार्यकाल है। और बंगाल में जो कुल गवर्नर देखें व्यक्ति के रूप में तो कुल मिलाकर 6 गवर्नर हुए थे। यानी प्रथम क्लाइव रहा, प्रथम क्लाइव जिसका समय देखा जा सकता है 1757 से 1760 ईस्वी तक था यानी प्लासी के युद्ध के बाद। और दूसरा समय जो इसका देखें 1765 से 1767 ईस्वी तक होता है यानी बक्सर के युद्ध के बाद। यानी 2 कार्यकाल यहीं रहता है इसी का। इसके बाद दूसरा कार्यकाल देखें तो हावेल आता है, यानी इसी बीच में पहले कार्यकाल के बीच में हावेल आता है। और पहले कार्यकाल के बीच में ही वेंसी स्टार्ट भी आता है जिसका समय 1760 से 1765 ईस्वी तक होता है। इसके बाद पुनः तीसरा कार्यकाल इसी का होता है रॉबर्ट क्लाइव का। चौथा जो होता है वेरी लेस्टर का होता है, 5वां कर्टियर्स का होता है और 6वां वारेन हेस्टिंग्स का होता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह ध्यान दें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर तो यह रहा रॉबर्ट क्लाइव और इसके साथ कुल 6 जो है गवर्नर बने थे बंगाल के। और जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर देखें तो वो वारेन हेस्टिंग्स बनता है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। यानी गवर्नर के रूप में अंतिम था लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में यह देखें तो प्रथम था वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें ध्यान दें कि बंगाल के गवर्नर के रूप में जो सेवाएं दिए थे यानी बंगाल के गवर्नर के रूप में कुल 6 लोगों ने सेवाएं दिया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में देखें तो कुल 9 लोगों ने सेवाएं दिया था। यानी इसमें देखें तो 9 लोग कौन थे, पहला तो वारेन हेस्टिंग्स था, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तीसरा सर जॉन शोर था, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली था, 5वां सर जॉर्ज बार्ले था और 6वां लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था और 7वां लॉर्ड एमहर्स्ट था जो कि स्थापना था, 8वां लॉर्ड एमहर्स्ट था और 9वां जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं इन 9 लोगों ने दिया था। यानी इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है यह देखें तो 9वां बंगाल का गवर्नर जनरल था और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1835 के चार्टर एक्ट आदेश पत्र द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है यह प्रथम भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था।
और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखें तो कुल 7 लोगों ने सेवाएं दी थी। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये 7 लोग कौन थे उस पर मैंने चर्चा कर ली। उसके नामों को देखें तो प्रथम तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था, दूसरा देखें चार्ल्स मैकटाफ आता है, तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड आता है, चौथा लॉर्ड एडनबरो आता है, पांचवा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आता है, और अभी नहीं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का ही समय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 1910 में आता है, तो यानी पांचवा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, छठा जो है लॉर्ड डलहौजी है, और सातवां जो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं देते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग को देखें तो यह भी जो है लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है, जबकि वायसराय के रूप में यह प्रथम वायसराय था भारत का। यानी इसमें देखें तो वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय नामक नवीन पद का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। तो वायसराय देखें कुल मिलाकर कितनी वायसराय हुए थे, तो कुल वायसराय देखें तो कुल 21 वायसराय हुए थे। यानी भारत के एक वायसराय बने थे सी राजगोपालचारी जी, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनको मिलाकर कुल 21, और इनको निकाल दें तो कुल 20 अंग्रेजी वायसराय बनते हैं। यानी प्रथम लॉर्ड कैनिंग होता है, और अंतिम जो अंग्रेजी वायसराय बनता है वह लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। स्वतंत्रता के बाद जो है यह प्रथम वायसराय बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर केवल चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हम शुरुआत लॉर्ड कैनिंग से ही करेंगे। यानी यहाँ पर देखें तो हमने 6 जो है बंगाल के गवर्नर को देख लिया है। इसके बाद जो है 9 जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने देख लिया है। 7 जो है भारत के गवर्नर जनरल को देख लिया। अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो 20 जो है वह वायसराय अंग्रेजी वायसराय को देखेंगे। एक भारत के जो वायसराय बनते सी राजगोपालचारी जी, उनको भी देखेंगे। तो इसमें 20 जो वायसराय हैं उनको चर्चा करेंगे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। वायसराय को नाम को देख लेते हैं तो सर्वप्रथम जो वायसराय बनता है वह लॉर्ड कैनिंग ही है, दूसरा लॉर्ड एंगल प्रथम है, तीसरा सर जॉन लॉरेंस बनता है, चौथा लॉर्ड मेयो, पांचवा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक बनता है, छठवां लॉर्ड निटन, सातवां लॉर्ड रिपन, आठवां लॉर्ड डफरिन, नौवां लॉर्ड लेंसडाउन, 10वां लॉर्ड एंगिल द्वितीय, और 11वां लॉर्ड कर्जन, 12वां लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 13वां लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 14वां लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 15वां लॉर्ड रेडिंग, 16वां लॉर्ड इरविन, 17वां लॉर्ड विलिंगटन, 18वां लॉर्ड लिथगो, और 19वां लॉर्ड वेवेल, 20वां लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्रता के बाद यह वायसराय या गवर्नर जनरल बनता है, और 21वां सी राजगोपालचारी जी बनते हैं, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। इसमें हम आगे इन सभी को बारी बारी से देखेंगे। इसमें ध्यान दें कि लॉर्ड मेयो जो चौथा वायसराय बनता है, उसी समय देखें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में होता है, लॉर्ड मेयो के समय में ही। और लॉर्ड मेयो जो था, लॉर्ड मेयो का जो है पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार जब ये टहलने गया था तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड डफरिन जो 8वां वायसराय बनता है, उसके समय देखें तो कांग्रेस की स्थापना होती है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय होती है, जो 8वां वायसराय बनता है। इसके बाद देखें जो आपका 13वां और 14वां वायसराय बनते हैं। 13वां लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बनता है, और 14वां लॉर्ड चेम्सफोर्ड बनता है। इसके समय में प्रथम विश्व युद्ध, यानी देखें तो 1914 से 1918 जो है इन्हीं दोनों वायसरायों के समय में होता है प्रथम विश्व युद्ध। और इसके बाद देखें तो लॉर्ड लिथगो जो है यह 18वां वायसराय बनता है, इसके समय में है। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो 20वां वायसराय बनता, स्वतंत्रता के बाद पहला बनता है, इसी समय भारत को आज़ादी मिलती है। इसमें 3 वायसरायों को महत्वपूर्ण रूप से याद करना है। एक देखें तो जो वारेन हेस्टिंग्स था, दूसरा देखें तो दूसरा जो आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, और तीसरा जो लॉर्ड कैनिंग है। यानी 3 वायसराय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम भी होते हैं, अंतिम भी होते हैं, प्रथम भी होते हैं, अंतिम होते हैं। यानी पहला जो आपका वारेन हेस्टिंग्स है, ये अंतिम के रूप में बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था। इसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये अंतिम के रूप में देखें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है, जबकि भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल होता है। और इसके बाद अंतिम प्रथम के रूप में लॉर्ड कैनिंग आता है। लॉर्ड कैनिंग देखें तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है, जबकि भारत का प्रथम वायसराय भी यह लॉर्ड कैनिंग होता है। तो लॉर्ड कैनिंग को शुरुआत करें तो लॉर्ड कैनिंग जो होता है भारत का गवर्नर जनरल के रूप में यह देखें तो 1 साल की सेवाएं देता है। यानी 1856 में यह
भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होता है और 1857 यानी 1857 की महान क्रांति तक ये जो है भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर के यानी 1858 से लेकर 1862 तक जो है यह भारत का वायसराय बनता है। तो ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में क्या सेवाएं देता है या क्या कार्य करता है उसको पहले समझ लेते हैं। यानी 1856 से 1857 एक साल के लिए जो है भारत का गवर्नर जनरल रहता है, उस दौरान इसके समय काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। तो पहला यह है कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना होती है इसके समय में। और 1857 का जो महान क्रांति होती है वह भी लॉर्ड कैनिंग के जो है गवर्नर जनरल के रूप में ही होती है, यानी उसी के समय काल में होती है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में भी कर लेते हैं। तो देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिली कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टीन लिबरल पार्टी से था। यानी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो हम चर्चा करने ही जा रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय यह भारत का गवर्नर जनरल था और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री उस दौरान लिबरल पार्टी से पाल्मस्टीन था। अब इस नोट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए वर्ष 1858 की अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय नामक नवीन पद का गठन किया गया था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसको हमने पूर्व में चर्चा कर लिया है। इसके समय में रुपये नोट का प्रचलन किया गया था। भारत की वायसराय वर्ष 1858 के अधिनियम के अधीन यानी 1858 से 1947 भारत की आज़ादी तक जो है भारत के वायसराय बने थे। हमने देखा 20 वायसराय बने थे और भारत की आज़ादी के समय जो अंतिम 20वां वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसके अंतर्गत देखें तो यह 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज्य ने भारत में कंपनी के शासन को खत्म करके अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया था। यानी 1858 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ था, ब्रिटिश राज्य ने भारत में कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था और अपने हाथों में शासन को ले लिया था। इसके बाद इसमें देखें तो इसने असम से चाय की खेती यानी एक लॉर्ड कैनिंग के समय में इसने असम से चाय की खेती और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने असम में चाय की खेती और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा खेती को प्रोत्साहित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कैनिंग के समय पूर्णतः लागू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ही इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसके समय आता है, कैनिंग के समय पूर्णतः लागू कर दिया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। तो यहाँ पर समझ लेते हैं विधवा पुनर्विवाह को। तो इसमें देखें विधवाओं के पुनर्विवाह के संबंधित 4 व्यक्तियों के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला तो हमने देख लिया कि इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो सहयोग से वो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 के विधवा पुनर्विवाह को पूर्णतः लागू कर दिया था। इसमें 4 लोगों का अति महत्वपूर्ण विधवा पुनर्विवाह से, तो पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, दूसरे देखें तो D.K. कर्वे जी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, D.K. कर्वे जी हैं, तीसरे वीरेश लिंगम पुंतलू जी हैं और चौथे विष्णु शास्त्री पंडित जी हैं। तो इसमें प्रासंगिक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐड करते हैं। तो देखें बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी ये बंगाल के थे, बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे थे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया था। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बंगाल संबंधित थे और यह कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर थे। समाज के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्विवाह लगा दिया। इनके प्रयत्नों से 1855-56 यानी यही समय 1855-56 ईस्वी के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया जा सका। 1855 ईस्वी में इन्होंने 984 लोगों की हस्तांतरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दिया था। इनकी अपील का अनुगमन करते हुए वर्धमान के राजा महताब चंद्र तथा नदिया के राजा श्री चंद्र ने भी इस आशय के प्रार्थना पत्र भेजे। डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया था। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया था।
इसमें दूसरे जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो डी.के. कर्वे जी थे। इनके बारे में भी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखें तो डी.के. कर्वे जी फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखें तो यह जो थे प्रिंसिपल थे, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद थे, जबकि डी.के. कर्वे जी फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया तथा 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे जी ने किया था। इसके बाद वीरेश लिंगम पुंतलू के बारे में देखें तो दक्षिण भारत में विधवाओं की पुनर्विवाह संबंधित थे। इसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित जी देखें तो इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमैरिएज एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह संबंधित अन्य अधिनियम को देख लें। एक तो हमने देखा 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यही है 1856 का, यानी 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिएज एक्ट। यह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम यानी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस अधिनियम के नियम 15 यानी एक्स भी द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई थी। दूसरा देखें तो 1872 में आता है 1872 ईस्वी का ब्रह्म मैरिज एक्ट। यह नॉर्थब्रुक के समय में, यानी उस दौरान नॉर्थब्रुक वायसराय था, नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ था। यह अधिनियम अंतर्जातीय विवाद था, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। यानी महालेखा परीक्षक का जो पद है, पोस्ट है, महालेखा परीक्षक पद जो है, इसका सृजन जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही किया गया था 1857 में। यानी वर्तमान में देखें जो कैग है, जो भारत सरकार या कैग है, कैग की नियुक्ति होती है, हालांकि संवैधानिक पद है। इस पर आगे हम जो है संविधान राज्य व्यवस्था में चर्चा करेंगे। तो ये कैग का जो पद का सृजन है, ये देखें 1857 में कैग के समय में ही किया गया था। इसने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी का जो ये व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति थी, जिसके अंतर्गत जो है उसने राज्यों को हड़पा था, हमने विस्तार चर्चा कर लिया था, तो उसको इसने क्या किया, समाप्त किया है। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया था। कौन? कैनिंग ने। यहाँ देख सकते हैं डलहौजी का जो राज्य हड़प करने की नीति या विलय नीति या व्यक्तिगत नीति थी, निम्न भारतीय रियासतें या इससे प्रभावित हुई थी। इसमें सबसे पहले प्रभावित सतारा महाराष्ट्र का, यहाँ अप्पा जो शासन कर रहा था 1848 में, और अवध अंतिम था। इसको कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है इसको 1856 में मिला लिया था। और अवध को मिलाया किस आधार पर था, तो इसमें अवध को मिलाने का कारण को हमने समझ लिया था कि अवध का जो विलय आउटरम की रिपोर्ट, यानी किसकी रिपोर्ट पर, एक आउटरम था, इसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था डलहौजी। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसके अलावा देखें कैनिंग के समय जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य या सुधार किए गए थे उसको यहाँ समझ लेते हैं। तो इसमें देखें अपने कानून सुधारों के तहत इसने क्या किया था, तो इसने मैकाले द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1861 को लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड था, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, अब इसको बदल दिया गया है, तो 1 जनवरी 1861 को लागू किया गया था। वर्ष 1861 में ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC को भी पारित किया गया था। यानी IPC और CRPC 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय ही किया गया था, जिसको बदल दिया गया 2024 में। इसके स्थान पर जो है ये भारतीय दंड संहिता को बदल दिया गया और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी चेंज कर दिया गया है। कैनिंग के समय में 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखें कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में ही की गई थी। यानी यहाँ याद रखना है कि 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित करके कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 में। जबकि हमने देखा था कि 1773 के रेवोल्यूशनरी एक्ट में 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। यानी यहाँ देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स समय में, तो इसको वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसमें देखें भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी था गवर्नर जनरल, तो उसको नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स को याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को नहीं। जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसी समय वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एल्जा एम्पे, जबकि अन्य सहायक न्यायाधीश चैम्बर, लेमिस्टर एवं हाइट थे। तो हमने देखा कि ये जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कहाँ पर, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1861 में ही। जबकि देखें आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
आज़ादी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन यानी भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन जो किया गया था आज़ादी के बाद, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तरदायित्व था, जिसमें वर्तमान में देखें तो कुल मिलाकर जो है 34 न्यायाधीश हैं, यानी CJI सहित जो है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश सहित जो है वर्तमान में 34 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। यह सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको लागू किया गया था। 2019 से जो 34 जो है न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। जबकि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी यहाँ पर चर्चा 1861 की जा रही है, तो इसमें देखें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें 1862 में मुंबई में की गई थी। इसके बाद कलकत्ता में भी 1862 में ही किया गया था। मद्रास में भी 1862 में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1866 में यानी इसके देखें 62 में समूह की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत की जाती है। इसके देखें 4 साल बाद चौथा जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। यानी भारत के चौथे हाई कोर्ट की स्थापना जो होती है वो आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यह भारत का चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट है और कैपेसिटी के हिसाब से देखें यानी इसमें जजों की संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहाँ 160 जो है स्वीकृत जजों की संख्या 160 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में या प्रयागराज हाई कोर्ट में। हालांकि इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट आज भी है, प्रयागराज हो चुका है इलाहाबाद वर्तमान में। इसके बाद देखें तो 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय बन गया। यानी 1950 के बाद प्रांत का जो उच्च न्यायालय था संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में कुल हाईकोर्ट देखें देश में तो कुल 25 हाईकोर्ट हैं 2019 तक और 25 मानवाधिकार भी हैं भारत में। केवल 3 हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है, जिसमें देखें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1875 में बना था। और वर्तमान में देखें तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी हैं। तो कुल 8 यूनियन टेरिटरी में से केवल दिल्ली में एक अलग हाई कोर्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट जो 1966 में स्थापित किया गया था। तो इससे हमने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को विस्तार समझ लिया। अब इसमें थोड़ा अपडेट कर देते हैं। मैकाले द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता जो 1 जनवरी 1861 को लागू की गई थी, इसको विस्तार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैकाले के बारे में देख लेते हैं। तो मैकाले को हमने पूर्व में ही देख लिया था कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मैकाले जो था, मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून के कोड का निर्माण कार्य किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में KM पणिक्कर जी या KM पणिक्कर महोदय ने मैकाले को भारत का आधुनिक मनु कहे थे। तो मैकाले यही है कि आधुनिक भारत के कानून के कोड का निर्माण किया था। अब इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ध्यान दें 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया और धाराओं का नाम भी बदल दिया गया। हालांकि यहाँ पर हम धाराओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान दें कि जो भारतीय यानी IPC जो इंडियन पिनल कोड है, यानी IPC जो है यानी भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पिनल कोड है, इसके स्थान पर जो लाया गया यानी IPC की जगह जो लाया गया 1 जुलाई 2024 से जो लागू किया गया वह BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया। यानी BNS 2023 किसके स्थान पर लाया गया? IPC के स्थान पर। IPC क्या था? इंडियन पिनल कोड था और इसके स्थान पर लाया गया भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि IPC 1 जनवरी 1861 को लागू किया गया था वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद वर्ष 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की जगह कौन सा लाया गया? इसके स्थान पर क्या लाया गया है वर्तमान में? तो लाया गया है BNSS 2023। इसका मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी CRPC की जगह क्या लाया गया? BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा इसमें लाया गया, तीसरा जो लाया गया है
वो भारतीय एविडेंस एक्ट की जगह, यानी इससे पहले जो था वो भारतीय एविडेंस एक्ट था, इसकी जगह लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो लाया गया है वह भारतीय एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। ये तीनों अधिनियम जो है 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। यानी कैनिंग वायसराय के रूप में जो था उसकी समरी को देख लेते हैं, उसके कार्य को वायसराय के रूप में जो समरी थी तो उसको देखें तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में होता है, यानी यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में होता है। नागरिक विधि संहिता 1859 में आती है। नागरिक विधि संहिता 1859 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में, यानी 1 जनवरी 1861 को लागू की जाती है, लेकिन वो आता है इससे 1 वर्ष पूर्व 1860 में। तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 में, यानी फौजदारी या ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये 1861 में आती है। भारतीय शासन अधिनियम भी 1861 में आता है इसी के समय में। पुलिस विभाग का गठन भी 1861 में इसी के समय में किया जाता है, पुलिस विभाग का गठन। यानी इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई थी। यानी इसके समय हमने देखा कि भारतीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तो बने ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। इसके अलावा 1857 ईस्वी में ही कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में, इन्हीं 3 जगहों पर मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। और हमने देखा 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया था। कैनिंग ने सैनिक था असैनिक व्यय में कमी कर दी, यानी कैनिंग ने सैनिक हो चाहे असैनिक व्यय में कमी कर दी था। नोट रुपए का प्रचलन इसी समय में हुआ। और हमने देख लिया था कि असम में चाय था, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहन इसने दिया था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक भाग पर आयकर इनकम टैक्स लगा दिया। आयात पर 10% था, निर्यात पर 4% निश्चित किया इनकम टैक्स। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की स्थापना 1861 में कैनिंग के समय में की। हमने इसको विस्तार समझ लिया है। अब इससे अगला वायसराय यानी दूसरा वायसराय देखते हैं। इसको हमने ज्यादा विस्तार कर दिया, तो यहाँ दूसरा वायसराय देखें। दूसरा इस नोट्स में बल्कि तीसरे वायसराय को दे दिया है। दूसरा वायसराय जो था वहाँ पर हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। यानी ये तीसरा वायसराय जो था इसका 1864 से 1869 तक रहता है। दूसरा जो वायसराय बनता है वो लॉर्ड एंगिल प्रथम बनता है, वो 1 वर्ष के लिए बनता है। यानी लॉर्ड कैनिंग का समय देखें, लॉर्ड कैनिंग का समय ये 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग का समय है। तो दूसरा जो आता है वो 1862 से 1863 मात्र 1 वर्ष के लिए आता है और इसका नाम है लॉर्ड एंगिल प्रथम है। लॉर्ड एंगिल प्रथम के महत्वपूर्ण कार्य देखें इसके समय में जो हुआ था वह बहावी आंदोलन इसी समय में हुआ था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबीलाइयों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान भी इसी समय का है, यानी लॉर्ड एंगिल प्रथम के समय का है। या यूं कहें कि बहावियों के आंदोलन को दबाने में सफलता इसी को मिली थी। लॉर्ड एंगिल प्रथम को सर्वोच्च एवं सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालय के साथ शामिल कर दिया थे लॉर्ड एंगिल प्रथम ने। और इसकी मृत्यु देखें तो 1863 में, यानी अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गया था। इसकी मृत्यु 1863 में पंजाब में हो गई थी। इसके बाद ही अगला यानी तीसरा जो वायसराय बनता है इस क्रम में वह सर जॉन लॉरेंस बनता है। 1864 से 1869 तक बनता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का रक्षक की उपाधि किसको दी गई, तो ये सर जॉन लॉरेंस को दी गई। लॉरेंस की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, यानी लॉरेंस की हत्या भी देखें तो पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। 1800 यानी वर्ष 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा इसी में प्रारंभ की गई थी। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में शुरू की गई थी। लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। यानी लॉरेंस जो थे हस्तक्षेप की नीति का पालन किसके संदर्भ में किया था, अफगानिस्तान के संदर्भ में किया था। इसके समय काल में वर्ष 1866 से 1869 में राजपूताना और उड़ीसा के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग का गठन किया था। यानी जो हेनरी कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ था, तो सर जॉन लॉरेंस के समय में ही किया गया था। यानी इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देखें तो अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की थी। जो अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक कौन था, शेर अली था, उसे दोस्ती इसने किया था। 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किया था। 1865 में लॉरेंस कैम्पबेल के नेतृत्व में
एक अकाल आयोग का गठन किया था, इसको हमने देख लिया। लॉरेंस ने भूटान को युद्ध में पराजित किया था, उसके साथ संधि कर ली, यानी भूटान का युद्ध जो है लॉरेंस के समय हुआ था और उसको यानी लॉरेंस ने भूटान को युद्ध में पराजित कर दिया था, उसके साथ एक संधि कर ली थी। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड मेयो की, यानी अगला जो वायसराय है, हमने 3 वायसरायों को देख लिया, ये चौथा वायसराय लॉर्ड मेयो है। इसका शासनकाल देखें तो 1869 से 1872 लॉर्ड मेयो का समय है। इसके समय 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, हमने देखा था पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से कि कूका आंदोलन पंजाब से, जबकि कूकी आंदोलन जो मणिपुर से संबंधित था। तो इसके समय 1872 पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। शैक्षणिक सुधारों के तहत लॉर्ड मेयो के शैक्षणिक सुधारों को देखें तो 1872 में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई थी। यानी मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान के अजमेर में। किसके लिए? राजकुमारों की शिक्षा के लिए। कब की गई? 1872 में। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना इस समय की गई थी, यानी इलाहाबाद में आज के प्रयागराज जो है वहाँ पर मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना इस समय की गई थी। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत देखें लॉर्ड मेयो कार्यकाल में तो 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन इसी समय में हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया इसी समय में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था, यानी मेयो कार्यकाल के समय या इस समय के दौरान किया गया था। 1872 में इसी समय प्रथम जनगणना कराई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है 1872 में प्रथम जनगणना कराई गई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड ट्रिपन के कार्यकाल शुरू होती है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था यानी फाइनेंस सिस्टम जो है उसका पृथक्करण यानी सेपरेट कर दिया गया इसी के समय। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो सेंसस है यानी प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। अब तक देखें तो आज़ादी से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, उससे पूर्व तक देखें तो 8 जनगणनाएं हो चुकी थी। नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से 1881 से लेकर के 15 अगस्त 1947 8 जनगणनाएं हो चुकी थी और 2011 तक जो आखिरी जनगणना कराई गई थी वो आज़ादी के बाद 7वीं थी, ओवरऑल 15वीं थी। हालांकि 16वीं जनगणना ओवरऑल आज़ादी के बाद 8वीं और ओवरऑल जो है 16वीं जनगणना की बात कही जा रही है वर्तमान में, जो कि 2027 तक जारी रहेगी। 2027 में उसका प्रकाशन होगा, यानी आज़ादी के बाद की 8वीं ओवरऑल 16वीं जनगणना जिसमें जातीय जनगणना भी शामिल है वो 2027 में प्रकाशित की जाएगी। भारत सरकार ने इसकी घोषणा पूर्व दिनों में की थी। वैसे आगे हम देखेंगे, लेकिन देखें यहाँ प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की संक्षिप्त समरी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया था हमने नोट्स में इसको कवर कर लिया। देखें 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी इसी समय में 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। 1871 में देखें तो जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1871 में जनगणना कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था, इसको हमने देख लिया। 1872 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई थी, इसको हमने भी देख लिया। बम्बई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी गई इसके समय में। मेयो ने बजट घाटे को कम कर दिया था, आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी, यानी ध्यान देना इसकी भी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई लॉर्ड मेयो की। और लॉरेंस की हत्या देखें इससे ऊपर वाला जो था यानी इससे पूर्व सन लॉरेंस की हत्या जो है वो पंजाब में कर दी गई थी और लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई। अगला वायसराय देखते हैं तो इसमें लॉर्ड नॉर्थ क्रुक है। लॉर्ड नॉर्थ क्रुक इसका समय देखें 1872 से 1876 तक जो समय लॉर्ड नॉर्थ क्रुक का समय है। इसके समय वर्ष 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स, उसका नाम जो है एडवर्ड सप्तम का भारत आगमन हुआ था। एडवर्ड सप्तम का भारत आगमन कब हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ क्रुक के समय में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। इसने बड़ौदा के राजा पर कदाचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मल्हार राव गायकवाड़ को पदमुक्त कर दिया था। यानी ये पूछा सकता है कि जो है मल्हार राव गायकवाड़ को पदमुक्त कौन किया था भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगा करके? तो ये लॉर्ड नॉर्थ क्रुक ने किया था, ये बड़ौदा के राजा थे। इसी के समय मतलब लॉर्ड नॉर्थ क्रुक के समय में ही 1874 में बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना को इसमें शामिल करते हैं तो 1875 में यानी इसी कार्यकाल के समय 1875 ईस्वी में अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की गई था। नॉर्थ ब्रुक द्वारा उसे 10,000 रुपये दान दिया गया, यानी इसने कितना दान दिया था? 10,000 रुपये दान दिया था उस दौरान। और 1875 में कहाँ पर? अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी।
और इसके समय की एक जो विवादास्पद घटना उसको हमने समझ लिया कि यहाँ पर देख सकते हैं पुनः इसको। तो यहाँ देखें इसके समय बड़ौदा के राजा यानी बड़ौदा के राजा हैं राजा मल्हाराव गायकवाड़ जी को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटाकर उसके भाई यानी जो राजा थे उसके भाई के दत्तक पुत्र को 1875 में राजा बना दिए थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। अब अगला वायसराय देखते हैं तो लॉर्ड लिटन आता है। इसका समय देखें 1876 से 1880 ईस्वी तक इसका लॉर्ड लिटन का समय है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में देखें तो अपनी रचनाओं को लिटन ओवन मैरिडिस नाम से लिखता था यानी लेखक भी था। इसके बारे में विस्तार से देखें तो लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, ध्यान देना, एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। यानी प्रख्यात कवि था, उपन्यासकार था और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में यह ओवन मैरिडिस के नाम से प्रसिद्ध था। इसके काल की प्रमुख घटनाओं को यदि हम देखें तो इसमें देखें अपने प्रमुख कार्यों के तहत इसमें लिटन के प्रमुख कार्य क्या रहे या कौन सी घटनाएं शामिल है, तो इसको इसके नोट्स के माध्यम से देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें तो यह है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन किया। यानी स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? अकाल आयोग संबंधित है। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम यानी 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित करके जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यानी महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि लॉर्ड लिटन ने दिया था। कब? दिल्ली में 1876 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार लगा करके। इसके अंतर्गत रॉयल टाइटल अधिनियम पारित करके 1876 में पारित किया था। वर्ष 1878 ईस्वी में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया, जिसके तहत अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के न तो शस्त्र रख सकता था और न उसे बेच सकता था। यानी ये जो शस्त्र अधिनियम था इसके अंतर्गत क्या था, यानी 1878 में था कि कोई भारतीय जो है अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के न तो शस्त्र रख सकता था और न बेच सकता था। इसने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 का है। इसमें क्या था? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन से संबंधित है उसमें वर्नाकुलर प्रेस 1878 को आकाश से होने वाला वज्रपात किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था। इसके बाद देखें तो इसके समय में वर्ष 1878-80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। मंडमक की संधि से यह समाप्त होता है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसने सिविल सेवा की यानी ICS जो परीक्षा की आयु 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। यानी ये भी बहुत विवादास्पद रहा इसका यह। लिटन ने मुस्लिम एंग्लो फ्रांच विश्वविद्यालय का स्थापना अलीगढ़ में किया था। यानी मुस्लिम एंग्लो फ्रांच विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया था? अलीगढ़ में। यह जो है लॉर्ड लिटन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत है। तो हमने देखा कि लॉर्ड लिटन के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने क्या कहा था उसको। तो हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो लॉर्ड लिटन का था उसमें मैंने देखा था कि इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था, जबकि अर्शकिन ने भारतीय परिषद के एक सदस्य थे। इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर इनको देख सकते हैं को अंग्रेजों ने नस्ली भेदभाव के कारण असम के कलेक्टर पद से निलंबित कर दिया था। यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कहते हैं कि आकाश से होने वाला वज्रपात था। और हमने इन घटनाओं में देख लिया कि 1876-78 ईस्वी में जो अकाल पड़ता है, 1876-78 के दौरान जो अकाल पड़ता है उसमें देखें तो इस अकाल सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तक पंजाब थे। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी थी। स्ट्रेची आयोग को हमने देख लिया गठन किया था। इसने क्या जो सिफारिश की थी या सलाह दिया था, इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी थी। और यह अकाल पड़ा कहाँ था? तो हमने देख लिया था कि यह सर्वाधिक प्रभावित मद्रास था, बम्बई था, मैसूर था, हैदराबाद, मध्य प्रांत के कुछ भाग थे। इसके बाद हमने देखा कि इसमें राज उपाधि अधिनियम 1876 के अंतर्गत यानी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 अंग्रेजी संसद ने 1876 में एक राज अधिनियम
राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। यानी यहाँ पर रॉयल टाइटल अधिनियम जो 1876 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, इसके अंतर्गत कैसर हिंद की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार भी लगाया गया। प्रथम दिल्ली दरबार दिल्ली में लगाया गया। इसको देखें तो 1 जनवरी 1877 कब लगाया गया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस समय से की जब नीरो वंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। इसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम को हमने देख लिया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आपका ये इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1878 ईस्वी यानी 1878 ईस्वी की 11वें अधिनियम के द्वारा, इसमें कौन सा है? 11वां अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया है। और इसके बाद सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ये विवादास्पद रहा। जो आगे इसका जो था यानी उत्तराधिकारी उसको कम कर दिया, उस पर आगे चर्चा हम करेंगे। 1878 ईस्वी के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, इसको हमने देख लिया था। इसके बीच में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था और मंडमक की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। तो लॉर्ड रिपन को देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह लॉर्ड रिपन बहुत महत्वपूर्ण वायसराय सिद्ध हुआ था। रिपन के शासन काल को भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी गोल्डन इरा जो है वह जाना जाता है रिपन का कार्यकाल। भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है रिपन का कार्यकाल। इसमें देखें तो भारत में किए गए अपने योग्य कार्यों के परिप्रेक्ष्य में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उद्धारक की उपाधि प्रदान की थी। यानी भारत के उद्धारक की उपाधि किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। और किसको दिया था? लॉर्ड रिपन को। इसने इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज नामक पुस्तक लिखी। यानी ये भी एक लेखक था जिसने एक बुक लिखी थी द ड्यूटी ऑफ एज। अब इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों में देखें तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है इससे संबंधित है। यानी 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद आता है। इसमें देखें तो रिपन वर्ष 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल विधेयक लाया था। इसमें यूरोपियों के विरुद्ध अब भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते थे। यानी यूरोपियों के विरुद्ध जो अब भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते थे एल्बर्ट बिल। इससे पूर्व नियम नहीं था, इसलिए यूरोपियों ने इसका प्रबल विरोध किया। अंग्रेजी विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई। इसमें जो अंग्रेजी विरोध की उसको श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई। एल्बर्ट बिल विवाद 1884 के कारण रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। यानी एल्बर्ट बिल विवाद 1884 में हो गया था, इसी कारण रिपन ने त्यागपत्र रिजाइन कर दिया था। और इसके महत्वपूर्ण कार्यों में देखें तो रिपन के कार्य में प्रथम वास्तविक जनगणना इसी समय में हमने देखा 1872 में मेयो के कार्यकाल में जनगणना कराई गई थी, लेकिन नियमित जनगणना वास्तविक जनगणना 1881 में कराई गई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया। जो इससे पूर्व वाला था उसने इसको लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमने विस्तार समझ लिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसमें किसी भारतीय भाषा में समाचार अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था प्रकाशित करने पर। तो इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में जो है इसने समाप्त कर दिया। लाया कब गया था? 1878 में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था इसी समय में। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसलिए स्थानीय स्वशासन के इसको जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसने स्वशासन की 3 इकाइयों का गठन किया था। इसमें तालुका, म्यूनिसिपल बोर्ड, जिला बोर्ड नाम से इसने जो 3 स्वशासन इकाइयों का गठन किया था। वर्ष 1882 में इसने विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। इसका कार्य वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों का मूल्यांकन करना था। यानी हंटर आयोग जो है विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया था। इसका कार्य क्या था? जो वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच हमने देख लिया था कि भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस पर विस्तार चर्चा कर लिया पूर्व के लेक्चर में। तो वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों का मूल्यांकन करना था विलियम हंटर आयोग यानी हंटर आयोग का। इसने सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इससे पूर्व का जो वायसराय था उसने जो 21 वर्ष घटाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कार्यों में जो था यानी यह 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसने जो 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया यानी इसने घटाया कितना था? यानी 4 वर्ष घटा दिया था। 4 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और इसने 2 वर्ष बढ़ाया यानी 2 वर्ष बढ़ा करके जो है 21 वर्ष कर दिया। इसने वर्ष 1883 में अकाल संहिता का निर्माण कराया। अकाल संहिता का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने कराया था। इसके भी समरी को अन्य सोर्स से समझ लेते हैं। तो देखें इस यानी लॉर्ड रिपन यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। यानी सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। 1852 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य यानी इस द ड्यूटी ऑफ एज कब लिखा था? 1852 में लिखा था। यानी
वायसराय बनने से काफ़ी पूर्व ही 1852 में जो है, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 में इसने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज लिखा था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1909, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1909 ईस्वी के अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो यहाँ देख लेते हैं कांग्रेस का 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, यहाँ देख सकते हैं ये 25वां था 1909 लाहौर में। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसी में उन्होंने जो है लॉर्ड रिपन को कहा था कि रिपन जो है भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो कांग्रेस के सारे अधिवेशन में हम पूरे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर केवल देखना चाहें तो एक बार पुनः देख सकते हैं। यहाँ पर हम आए थे इस अधिवेशन चर्चा करने के लिए, यहाँ पर चर्चा के लिए। इसके कार्यों का थोड़ा संक्षेप में मूल्यांकन कर लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखें तो रिपन ने नमक कर को कम कर दिया था। 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया था जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, यानी हंटर आयोग को हमने देख लिया था। हंटर आयोग का इसने गठन किया था जो प्रारंभिक शिक्षा से, यहाँ हंटर आयोग देख सकते हैं, वुड डिस्पैच कार्यों का मूल्यांकन, यानी प्रारंभिक शिक्षा से। हंटर आयोग किससे संबंधित था? अक्सर यहाँ पूछता है, प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में सम्मत कर दिया था, देख लिया है। एल्बर्ट बिल 1884 में रिपन के समय में ही हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। इसमें विस्तार चर्चा कर लिया है। और इसके समय घटनाओं में देखें तो अकाल संहिता 1883 को देख लिया है, इसी समय बना था। इसने नगर में नगर पालिका गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने नगर में नगर पालिका गठन किया था। रिपन ने मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया था रिपन। अब एक और महत्वपूर्ण जो है वायसराय को इसी में शामिल कर लेते हैं। तो लॉर्ड डफरिन को संक्षेप में देख लेते हैं। तो 1884 से 1888 तक समय जो है लॉर्ड डफरिन का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके काल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इस पर में हमने पूर्व में चर्चा कर लिया, अभी देखा था, और पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके काल में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और स्थापना कौन करते हैं? A.O. ह्यूम करते हैं। इसके बाद देखें तो इसने भारतीय स्त्रियों, लॉर्ड डफरिन ने भारतीय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए वर्ष 1885 ईस्वी में लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी। लेडी डफरिन फंड की स्थापना 1885 में की थी। किसने की थी? लॉर्ड डफरिन ने। वर्ष 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट व 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है ये लॉर्ड डफरिन के समय में पारित किया गया था। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1887 में लॉर्ड डफरिन कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1887 में की जाती है। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885-86 तक। इसमें बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण अंग्रेजी राज में कर लिया जाता है। इस दौरान अंतिम रूप से जो है बर्मा का अधिग्रहण अंग्रेजी राज में कर लिया जाता है लॉर्ड डफरिन के समय में। इसमें विस्तार करें, ए टेनेंसी एक्ट क्यों लाया था? तो इसमें देखें डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। इसलिए 1885 ईस्वी में बंगाल में ये बंगाल टेनेंसी एक्ट लाता है। इसके अंतर्गत अब जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों को भूमि नहीं छीन सकते थे। 1887 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट लाया गया था किसानों के कल्याण के लिए। इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि जो जमींदार थे अपनी इच्छा अनुसार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते थे।